हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। मैं आशीष सर आप सभी के लिए साउंड एंड वेव का सेकंड लेक्चर मींस न्यूमेरिकल का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साउंड एंड वेव का एक लेक्चर आपको और मिलेगा और वहाँ पर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, कुछ सवाल और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं उसको कवर करेंगे और इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल वे। तो कुछ बेसिक पॉइंट मैं लिखता हूँ, यहाँ से आप अपने कॉपी मतलब यहाँ से कॉपी कलम को नोट करते चलिए और बेसिक पॉइंट है, सिर्फ रिमेंबर रखना है, सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं। देखिए एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है हम लोग वेव में पढ़ते थे v बराबर n इंटू लैम्डा, ये हम पढ़े हैं फॉर्मूला। v होता है स्पीड ऑफ साउंड, बहुत अच्छे से आप सभी को पता है, स्पीड ऑफ साउंड ये हम पढ़े हैं। और लैम्डा होता है वेवलेंथ, और n होती है फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने इसको बेसिक लैंग्वेज में बताया है, सुन लीजिए एक बार। वेवलेंथ क्या होती है, जो डेफिनेशन आप पढ़े हैं उसको बिल्कुल पढ़े रहिए, बट न्यूमेरिकल में एक नया डेफिनेशन कैसे समझा जाता है। वन ऑस्किलेशन में कवर्ड डिस्टेंस बाय अ वेव, मतलब एक ऑस्किलेशन के दौरान वेव कितनी दूरी चला गया। इन वन ऑस्किलेशन हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंपन के दौरान वेव कितना दूर चला गया, यही कहलाता है वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। क्लियर, ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है जहां पे सीधा आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड, कुल कंपनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हम लोग जनरल पढ़े हैं स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपसे किसी मीडियम में कह दे, आपको पता है, जैसे मैं एक बात कर लूँ, सेम सब कुछ आपको गिवन होगा, वेवलेंथ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, बट वो पर्टिकुलरली कहेगा कि कोई कांच माध्यम है, कोई ग्लास का मीडियम है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी और वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको पता है कि दो मीडियम में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। मैंने लाइट चैप्टर में बहुत बार बताया है, वेव हो या लाइट हो, कितने भी मीडियम में प्रवेश कर दे, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको सवालों में क्या यूज करना है, ये जो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसी के स्थान पे वेलोसिटी ऑफ मीडियम रख दीजिएगा और इसी इक्वेशन को v ऑफ मीडियम बराबर n इंटू लेमडा करके सॉल्व कर लीजिएगा। जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसी बेसिक कंसेप्ट को ये सवाल लगा सकते हो। और v ऑफ मीडियम क्या होता है, मीडियम में वेलोसिटी घट जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर एंड डिवाइड बाई मीडियम, ये m फॉर मीडियम, ये हमारा बस बेसिक रूल था। जो फॉर्मूला आप v बराबर n लैम्डा पढ़े हैं, अगर यही आपको किसी मीडियम में कह दे तो v ऑफ मीडियम बराबर n इंटू लेमडा, वही फॉर्मूला, बस मीडियम के स्थान पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस तरह से सवालों को लगाओगे, ठीक है। और एक कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, जैसा कि हम जानते क्या है कि इको की बात करें, इको प्रतिध्वनि, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। इसका बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट सीख लो कि कैसा भी सवाल हो प्रतिध्वनि में, सीधा सा सवाल आप में पूछता है कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, प्रतिध्वनि का मतलब होता है यहाँ से वेव जाए 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 और टकरा कर फिर ये वापस आके इसी को सुनाई दे दे, इसी को इको कहते हैं, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, आपसे टाइम पूछता है, बिल्कुल बेसिक, टाइम इज इक्वल टू होता है 2d बाई वी और ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 2d बाई वी। ये 2d क्यों हो गया, क्योंकि जनरल फॉर्मूला पढ़ो, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है कवर्ड d, एक बार साउंड चलेगा d दूरी और फिर वापस आने में चलेगा d दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2d बाई वी। और ये सिंपल सा कंसेप्ट कैसे सवाल पूछता है कि कोई बच्चा है या कोई गाड़ी है, वो क्या करती है, किसी सरफेस से टकरा के इतने समय बाद उसको वापस प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो समय बताओ या वेग बताओ, इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे, t इज इक्वल टू 2d बाई वी। इस पर मैं एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा डिस्कस करूंगा, बेसिक पॉइंट है, कवर कर लीजिए। और मिनिमम से मिनिमम तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तीसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए, एकदम सिंपल, फॉर्मूला रखो आंसर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह दे कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिससे इको को रिफ्लेक्ट होने के लिए, मतलब जैसे कोई साउंड है अगर वो इको करती है तो मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि कितना दूर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, अगर यहाँ से साउंड वेव चल रही है तो बिल्कुल क्लियर वॉइस सुनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, टू हियर क्लियर इको या क्लियर वॉइस ऐसे समझ लीजिए,
टू हियर क्लियर वॉइस या फिर क्लियर इको, सेम चीज़ है बच्चों, सेम चीज़ है। आपसे पूछे कि एकदम क्लियर इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें वह दूरी बताओ, वह न्यूनतम दूरी बताओ, वह सबसे न्यूनतम दूरी बताओ जितना कि क्या होना चाहिए, हम क्लियर वॉइस सुन लें और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम उतना दूर हो। ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये होता है आपका 17.1 मीटर, सीधा रिमेंबर रखिएगा 17.1 मीटर होता है। मिनिमम से मिनिमम जानने के लिए 70.1 मीटर होता है, 17.1 मीटर। ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट। थर्ड बेसिक पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरह आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी एसएचएम करती है, सिंपल सा, आपको मैंने तो ये सब ग्राफ पढ़ा हुआ है, रियल में आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, बट फिर भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा तरीके से। कभी भी एसएचएम मोशन लिखा हो क्लियरली, कौन सा, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, बिल्कुल क्लियर ये चीज़ लिखा हो। अब दूसरी बात सुनना, यहाँ पे ग्राफ पूछता है किसके किसके बीच, अगर त्वरण, क्या लिखा है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ पूछ ले, बिल्कुल सीधा पूछता है कि त्वरण और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा अगर कोई बॉडी है वो एसएचएम मोशन करे, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ये देखो स्ट्रेट ग्राफ होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि मैंने ये प्लॉट किया है। रिलेशन कैसे, हम लोग पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन ए बराबर होता है -ω² x, ए होता है एक्सीलरेशन, x होता है डिस्प्लेसमेंट। इसी रिलेशन से सीधा पता चलता है कि ये अनुक्रमानुपाती संबंध है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, सीधा ग्राफ। और सेकंड आपसे पूछता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बताओ। अगर कोई बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है, फिफ्थ ग्राफ सुन लेना ध्यान से, ये नोट करना है। अगर कोई बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है तो वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछे तो सीधा सा जवाब देना इलिप्टिकल ग्राफ होता है। इलिप्टिकल, इसका मतलब इलिप्स ग्राफ होता है, इलिप्स ग्राफ, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार ग्राफ होता है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, ये 5 बेसिक पॉइंट मतलब सिंपल वे में, जो कि एकदम टू द पॉइंट आपसे पूछा है, ये आपको रिमेंबर रखना है। क्या मैंने बताया है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पूछे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जवाब होगा इलिप्टिकल या फिर इलिप्स, जो भी आपको अच्छा लगे। और हिंदी वाले बच्चे सुन ले, दीर्घवृत्ताकार होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पर, जिस पर एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये मैंने थियरी सिर्फ कवर किया है जहां पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इसी के बाद अभी एक आध थियरी और आएगी, वो मैं सवालों के थ्रू आपको समझा दूंगा। वो मैंने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन के थ्रू आगे 2 फॉर्मूले और आने वाले हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बिल्कुल क्लियर मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन उठा रहा हूं और वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम बेस्ट हो जाएं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक भी आपको स्किप नहीं करना है, सबके सब आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ कि कोई 125 मीटर, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा साथ ही साथ। कोई साउंड है, क्या है, कोई ध्वनि है जिसका हर्ट्ज गिवन है, एकदम ध्यान से सुनना, हर्ट्ज मतलब होता है आवृत्ति। तो गिवन है कोई साउंड वेव है जिसकी आवृत्ति 125 हर्ट्ज है, और तरंग की लंबाई मतलब ध्वनि तरंग की लंबाई कितना है, 25 मीटर है। ये सवालों में बिल्कुल क्लियर लिखा है, 125 हर्ट्ज वाली कोई साउंड है जिसकी तरंग की लंबाई कितनी है, 25 मीटर है। और आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या किया है कि अगर उसी वेव का हर्ट्ज, उसी वेव की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज हो जाए तो तरंग की लंबाई बताओ। क्या बताओ, लेंथ ऑफ वेव बताओ, या फिर तरंग की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन किया है। यहाँ पे बहुत लोग लगा देंगे यूनिटरी मेथड और सवाल गलत करके चले आएंगे। मैक्सिमम बच्चे यूनिटरी मेथड लगा देंगे और 100% श्योर है सवाल गलत करके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी सिखाया है कि मात्रकों से खेलो, किसी से, यूनिट्स से। ध्यान से देखो जरा,
हर्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। और लंबाई किस में आता है? वेव चैप्टर में लंबाई किसको मेजर करता है? वेवलेंथ को बताता है। मीटर शब्द अगर साउंड वेव में सुनाई दे दे तो समझ जाना वो दो चीज़ हो सकता है, या तो डिस्टेंस या तो वेवलेंथ। और आपको अच्छे से पता है, मैंने लिखवाया है कि फ्रीक्वेंसी एन का वेवलेंथ के साथ रिवर्स रिलेशन होता है, ये मैंने पढ़ाया है। सोचो मैंने कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आप भी फील किया करो। सवालों में गिवन क्या है, पूछा क्या है, यूनिटरी मेथड जो लगाया उसका आंसर गलत। तो वेव यहाँ पे क्या हर्ट्ज दिया था, आवृत्ति दिया था और लेंथ दिया था 25 मीटर। ये 25 मीटर या तो डिस्टेंस हो सकता था या तो वेवलेंथ हो सकता था, क्योंकि वेवलेंथ भी मीटर में मेजर किया जाता है और डिस्टेंस भी मीटर में मेजर किया जाता है। कैसे पहचाने? बट हमें अच्छे से पता है, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये संबंध होता है, मतलब उसने आपसे वेवलेंथ पूछा है सवालों में, ये हिडन वर्ड था, वेवलेंथ आपसे पूछा है और रिलेशन लगा दो। कैसे? n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, सब कुछ आपको गिवन है। 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू λ2 आपको फाइंड आउट करना है, λ1 गिवन है 25। तो क्या यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर भी आपका आ गया। सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कि अगर कोई क्या है, वेव है, अगर कोई वेव है, ध्यान से सुनिएगा, वेव मतलब तरंग है, अगर वो दो मीडियम में जाती है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। और यहाँ पे सवाल कैसे पूछा है आपको, अब क्या कर देगा, बस इसको टू द पॉइंट नोट कर लीजिए और जवाब ऑलरेडी आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का टाइप है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। दो मीडियम बिल्कुल क्लियर बोलेगा, मैं भी मान लेता हूँ एयर और मैं मान लेता हूँ ग्लास। यहाँ पर वेव चल रही है, मान लो ये वेव आई, ये ऐसे वेव जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या क्या आपसे पूछ सकता है? वेलोसिटी 1 गिवन होगा, वेलोसिटी 2 गिवन होगा, और आपसे पूछा क्या है कि फ्रीक्वेंसी में रिलेशन और साथ ही साथ किसमें? वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो ऐसे सवालों को क्लियर बस आंसर समझ में आ जाएगा। कैसे? वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी गिवन है और ये वेलोसिटी बराबर होती है किसके? वेवलेंथ के, क्योंकि वेलोसिटी का सीधा संबंध होता है वेवलेंथ से। तो λ1 अपॉन λ2 ये रिलेशन लगा के निकाल सकते हो, और मैंने अच्छे से समझाया है। इसी वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा संबंध होगा? n2 अपॉन n1। कैसे? क्योंकि इस वेवलेंथ का कैसा होता है रिलेशन? क्रॉस रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसा सवाल पूछ ले आप निकाल सकते हो। v1 v2 गिवन होगा, λ1 λ2 फाइंड आउट कर लो। v1 v2 गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो λ1 λ2 जैसे पूछे ये रिलेशन बस याद रखो। ये मीडियम में वर्क करेगा कि दो मीडियम में वेव चल कैसी रही है और आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। कोई दो पर्सन है ए एंड बी, ये एक ऊर्ध्वाधर पर्वत के किनारे क्या हैं? खड़े हैं। ए और बी जो दो पर्सन हैं, ये किसी पर्वत के फलक से कुछ दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पर्सन ए बुलेट को फायर करता है, मतलब पर्सन ए गन को फायर करता है, तो बी को इको जो है 1 सेकंड बाद सुनाई देता है। मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। आपसे पूछा क्या है कि न्यूनतम डिस्टेंस बताइए उस फलक और पर्सन के बीच का फलक जो है मिनिमम डिस्टेंस बताइए। ध्यान से सुनना। कोई पहाड़ है, समझ लो ये कोई पहाड़ है, क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर कोई पहाड़ है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये पहाड़ है। ऐसे इमेजिनेशन कर लो, सामने कोई पहाड़ है, कुछ दूरी पर ए बी पर्सन है, और ए क्या करता है? इन दोनों में से कोई एक बुलेट फायर करता है, मतलब गन को चलाता है। तो गन को चलाएगा तो चलाने के 1 सेकंड बाद बी को हमें क्या सुनाई देता है? ई को सुनाई देता है। सवालों को समझना, चाहे ए फायर करे या बी फायर करे, 1 सेकंड बाद दूसरे को ई को सुनाई देता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए ने बुलेट फायर किया या इसने गन चलाया, तो 1 सेकंड बाद ई को सुनाई दे रहा है, ठीक। तो होगा क्या? ई को कैसे सुनाई देता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ई को सुनाई देगा, ठीक। तो यही केस हो सकता है, समझना ध्यान से। पूछा क्या है? यही फलक है, ये पर्वत का फलक, फलक का मतलब होता है सिरा, या उसको एक तरह से कॉर्नर कह लो। तो यही आपका फलक है, पर्वत का ये फलक है। तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पूछा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी ए और बी के साथ, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है या फिर ये डिस्टेंस पूछा है, न्यूनतम दूरी। तो अगर हम इसको x कह लें, इसको x कह लें, और
सवालों में गिवन क्या है कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी 600 मीटर है। सवालों में ये गिवन है कि ए और बी आपस में 600 मीटर की दूरी पर हैं। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे कंसेप्ट, क्या क्या गिवन था सर जरा सोचो। 1 सेकंड बाद ई को सुनाई देता है, 1 सेकंड बाद कंसेप्ट पे आओ, एकदम जनरल कंसेप्ट सोचो। 1 सेकंड बाद ई को सुनाई का मतलब क्या है, हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े हैं, यहाँ से वेव चलेगी टकराएगा तब ई को सुनाई देगा। बट ये भी तो केस हो सकता है कि ए को बी को डायरेक्ट ई को सुनाई दे दे। मतलब भाई पॉसिबिलिटीज तो ये भी है ना कि ए अगर गन फायर किया तो बी को डायरेक्ट भी तो सुनाई दे सकता था इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, जो इको का फॉर्मूला था, क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट लगाना है इको वाला। तो इको टी बराबर होता है जो डिस्टेंस कवर होता है कुल डिस्टेंस रखते हो। इको में क्या फॉर्मूला रखते हो, 2x डिवाइड बाई वी, क्या याद है, यही फॉर्मूला रखते हैं ना। ये इको वाला समय होता है कि कितने समय बाद सुनाई दिया है, और ये 2x बाई वी है। और 2x कैसा डिस्टेंस होता है, जितना दूरी साउंड कवर की है इको के दौरान, ठीक है ना। जनरल कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ से चला आया तब d और d मिलके 2d बाई वी ये था। बट यहाँ पे पाथ क्या है, ऐसे गया ऐसे आया। तो यहाँ पे भी हमने वही जनरल कंसेप्ट क्या लगा दिया कि t बराबर 2x बाई वी। अब जरा खुद अपने दिमाग से सोचो कि कितने समय बाद इसको इको सुनाई दिया है। मतलब ये कौन सा समय है, ये इको वाला समय है, ये प्रतिध्वनि वाला समय है। कौन सा समय है, ये प्रतिध्वनि का समय है। यहाँ पे हम लोग प्रतिध्वनि का समय देखते हैं ना, तो कितने देर बाद सुनाई दिया है, मतलब ये 2x बाई वी जो था ना वो एक्चुअल में गिवन है t+1। 1 सेकंड बाद अब ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो t+1 बराबर 2x बाई वी, ये कंसेप्ट था आपका। फॉर्मूले को बिल्कुल टू द कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बस आपको समझने की वो है कि समझ कैसे रहे हो। हम लोग डिस्टेंस रखते हैं इको वाला, और पूछा क्या था, न्यूनतम दूरी कि फलक से ए या बी के बीच की दूरी बताओ, ये x पूछा है। क्लियर, रख दिए। और हमें पता है कि अगर हम ए बी को देखें तो ए बी को कितना समय लगा होगा, बिल्कुल जनरल समय। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 600 बाई वी। ये जनरल फार्मूला लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये t समय यहीं का तो है। ये वाला जो t समय है 1 सेकंड बाद तो ई को सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हम समय के स्थान पे जनरल जो फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से हम लिख सकते हैं ना इस केस के लिए। और यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो 600 बाई वी इज इक्वल टू 600 बाई वी +1 इज इक्वल टू 2x बाई वी। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं तो 600 बाई वी माइनस 2x बाई वी इज इक्वल टू -1, ये लिख सकते हैं। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 माइनस 2x डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें x निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो v इधर जाएगा तो 600, अब मैं थोड़ा सा फास्ट वे में कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन क्या करेंगे 600 -1 वाला +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले को इधर ले जाओ और ये -2x है तो उस पार ले जाओ। तो 600 + 1 इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा। क्लियर। और हमारा क्या बचा है, v बचा था, v भी हमारा बचा है -v, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, हमने ये मिस्टेक कर दिया, ये v यहाँ गया तो -v एंड इधर +v हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा बना, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एक स्टेप मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो 600 माइनस 2x इज इक्वल टू -v, ये हमारा स्टेप था, ये हमारा स्टेप था बेसिक इसके नीचे वाला। तो ये हमारा स्टेप हुआ, v को हमने इधर ले आया, 2x को हमने उधर भेजा, तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि v की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 330 मीटर पर सेकंड। v के स्थान पे हम लोग जनरल क्या रखते हैं, 330 मीटर पर सेकंड रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये इको से रिलेटेड बस यही बेसिक कंसेप्ट लगा देना, सवाल आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, ये न्यू कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, उसी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि वह ताप बताइए, मैं सवालों को लिख रहा हूँ और फिर समझाते हैं। वह ताप बताइए जिस पर ध्वनि का वेग, वह ताप बताना है जिस पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि के वेग से
डेढ़ गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? डेढ़ गुना हो जाता है। सवालों को बस रीड करो। आपसे पूछा क्या है? वह ताप बताइए जिस पर ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाले जो वेग है उससे डेढ़ गुना हो जाता है। मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है। ध्यान से समझो, एक रिलेशन कहता है वेव में कि वेलोसिटी का संबंध टेम्परेचर के साथ ये होता है। मतलब साउंड वेव का शब्द सुनो, साउंड वेव का, उसमें वेग की बात करें और टेम्परेचर ताप की बात करें तो ये अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, साथ ही साथ स्क्वायर रूट के अंदर इसी पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है? डेढ़ गुना हो जाता है। डेढ़ गुना का मतलब क्या है? अगर इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी 3v/2 हो जाए, और इस 3/2 को ही तो डेढ़ कहते हैं, 1.5। यही आपका कहा है। तो पूछा क्या है? टेम्परेचर T2 पूछा है और कहा क्या है कि वेलोसिटी v से डेढ़ गुना हो जाए, मतलब v से बढ़ के 3v/2। तो यहाँ से रिलेशन क्या समझ में आया? नोट करिए फॉर्मूला, v1/v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर t1/t2। ये बेसिक फॉर्मूला। सोचो ये कितने सिंपल क्वेश्चन पर पूछा है। आप क्या करोगे? v1 पता है, रख दो v की वैल्यू। तो v हमारा क्या है? इनिशियल v है। बाद वाला क्या है? 3/2 है। तो 3/2 का मतलब 2 ऊपर चला आएगा, और बाद वाला वेलोसिटी v है। तो v से v ये कट गया। अब टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे रखोगे टेम्परेचर? फर्स्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 0 + 273 केल्विन में रखो, क्योंकि 0/0 करके सॉल्व करोगे तो आंसर खत्म हो जाएगा। तो 0 + 273 एंड डिवाइड बाई T2, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? 2/3 बराबर 273 डिवाइड बाई T2 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना स्क्वायर रूट करके। क्या आ जाएगा आंसर? T2 का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, स्क्वायर कर देना, गुणा भाग कर लेना, T2 का आंसर आ जाएगा। जो T2 का आंसर आएगा इसमें से क्या करना है? 273 घटा देना। T2 - 273 जब घटाओगे तो आंसर किस में आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड होता है उसका ग्रेविटी के साथ क्या संबंध होता है, ये एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटी मतलब जी होता है, जी का संबंध टाइम पीरियड के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझाऊंगा, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन टेम्परेचर वाला समझाया। और ये जितना मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी स्किप मत करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, T = 2πL/g हम लोग पढ़े हैं साउंड एंड वेव में। तो T का संबंध ग्रेविटी के साथ कैसा दिख रहा है? अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/g। क्या लिख सकते हैं? रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? T1/T2 इज इक्वल टू G2/G1 स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये मेन फार्मूला है। ये दो फार्मूले याद रखिएगा, एक टेम्परेचर वाला और एक ये टाइम पीरियड वाला, जो कि आवर्तकाल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? आवर्तकाल पर। सीधा इस पे सवाल पूछा। अब देखो कैसे, अर्थ एक तरफ मान लो, एक तरफ मान लो अर्थ और एक तरफ मान लो मून। कहेगा क्या? कोई पेंडुलम है जो कि अर्थ पर रखा गया है, कोई पेंडुलम है जो कि अर्थ पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड क्या है? T है। इसका टाइम पीरियड T है। अर्थ पर रखे हुए टाइम पीरियड क्या है? T है। और अर्थ की ग्रेविटी भी आपको पता है, G की वैल्यू 9.8 रख दो या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो, ये रखेंगे। ठीक, तो अर्थ पर का टाइम पीरियड पता होगा और G पता है। मून पर कहेगा, यही पेंडुलम अगर उठाकर हम मून पर रख दें, ये मून पर लेके चले जाएं, तब का टाइम पीरियड पूछ लेगा। तो यहाँ का टाइम पीरियड आपसे पूछा है, ये सवाल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? रिजल्ट की तरह याद रखना, अर्थ पर जो टाइम पीरियड होता है वो माना जाता है T = 2। कहोगे सर ये कैसे मान लिए? समझना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगाया है। अगर एक पेंडुलम है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक चक्कर जाने में, एक चक्कर आने में, यही लेते हैं ना समय। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट चक्कर के दौरान लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। तो एज्यूम कर लेंगे, अगर एक जाना है और एक आना है तो कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो T = 2 आप मानोगे अर्थ पर, और G पता है कि G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रख लोगे। ठीक, T1 पता, G1 पता। मून पर का, मून की ग्रेविटी भी हमें पता है, मून की ग्रेविटी होती है अर्थ का 6 गुना कम होता है। जो G' होता है मून का, वो अर्थ वाले से 6 गुना कम होता है। तो अर्थ की ग्रेविटी पता है G और G/6।
अर्थ का 6 गुना कम होता है। अब आंसर इसमें रख लो कैसे, T1 मतलब आवर्तकाल पहले वाले का, तो अर्थ वाला 2 है 2 और आवर्तकाल T2 हमें फाइंड आउट करना है, देख लो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर G2 मतलब बाद वाला मतलब G/6 लिख सकते हैं, G/6 और अर्थ पर का अगर G मानते हो तो ये है, क्या हो गया ये है मून की ग्रेविटी जो कि ऊपर है G2 और ये है आपका अर्थ की ग्रेविटी। देख लो आंसर सॉल्व हो गया, G से G कैंसिल आउट, यहाँ से सॉल्व करके T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यही T2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आवर्तकाल पर बेस्ड अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पर समाप्त होता है। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन, बस उतना पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ उतने से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आज का जितना लेक्चर बताया हूँ यहाँ पर आपके सारे साउंड एंड वेव के सवाल हो जाएंगे, चाहे वो इको हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वो टाइम पीरियड का सवाल हो। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, कौन सा, T1/T2 का ग्रेविटी के साथ क्या संबंध होता है, ये आवर्तकाल है, टेम्परेचर मत कंफ्यूज हो जाना, ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल टाइम पीरियड का ग्रेविटी के साथ कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि ये लिखा हूं। तो ये फॉर्मूले से रिमेंबर रखना। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, आपको अगर बेसिक प्रिपरेशन भी की हो तो समझ जाओगे कि अनुक्रमानुपाती संबंध है कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है, ये फॉर्मूला। दूसरा संबंध स्पीड एंड साउंड, मतलब ये साउंड एंड वेव में दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, वेलोसिटी v, क्या है, वेग का टेम्परेचर के साथ कैसा संबंध होता है, ये होता है अनुक्रमानुपाती, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका टेम्परेचर है। ये दूसरा फार्मूला जो कि मैंने पहले अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था। बस इतने ही बेसिक फार्मूले याद रखना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच मिनिमम दूरी क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, 17.1 मीटर। और इको के सवाल कैसे सॉल्व करोगे, तो इको के सवाल होते हैं T = 2D/V से, सिंपल फार्मूला। बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन के थ्रू जाना, एग्जाम में देख लेना, आपके सारे सवाल खुद ही हल हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। थैंक यू।